हेलो गाइज, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कैसे चल रही है आप कमेंट करके बताइए। आपके यहाँ पे ठंड कैसा है और आप कहाँ से हैं, आप लोगों ने बताया नहीं। कमेंट कीजिए तो थोड़ा बहुत मैं आपको जान पाऊँगा। गाइज, वॉकअप सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और चल रहा है अभी एंटोसिनो, ठीक है। और हमने सोर्स जो बताया था कि CGL, CHSL, CPO, MTS, NDA, CDS, FCAT, CAPF, क्लर्क, है ना, PO का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, उसके लास्ट 5-10 ईयर्स का मैं क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट उठाकर, इधर उधर से कहीं नहीं, रैंडमली बहुत सारे वर्ड हैं तो मैं इधर उधर से कहीं नहीं, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं इस सीरीज में बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो है और सिनोनिम्स पे हम हैं, CGL का ही चल रहा है। जैसे जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको बताते चलूँगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं फिर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर में। तो चलिए देखते हैं कौन से एग्ज़ाम का कितना टाइम बाकी है। तो देखिए अपने पास है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो चलिए EPFO एग्ज़ाम, जैसा कि आप बहुत सारे लोग EPFO को टारगेट कर रहे होंगे, UPSC वाले होंगे तो इसका डेट है एग्ज़ाम का 1st वीक ऑफ मई में एग्ज़ाम हो जाना है। तो अप्रॉक्स 90 डेज़ है, मतलब 1-2 दिन 4 दिन मैं रहने देता हूँ, छुट्टियाँ उसको शामिल कर देते हैं छुट्टी में रख लेते हैं। तो 90 डेज़ है अपने पास, ठीक है। IBSCI हो है तो इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं आया, लेकिन नोटिफिकेशन में ये कह दिया गया था कि लास्ट वीक ऑफ फेब में हो जाएगा, तो 25 डेज़ हम अप्रॉक्स मान लेते हैं। ATC वाले हैं, इसका डेट अगर आया भी होगा तो मुझे पता नहीं, फिर भी मैं 45 डेज अप्रॉक्स मान लेता हूँ। CGL वाले हैं, अगर CGL की तैयारी आप में से कोई कर रहे होंगे, है ना, तो उसके वो भी 1st वीक ऑफ मई में हो जाएगा। तो 90 डेज इसका भी है तकरीबन, मतलब EPFO की तरह है। चलिए CHSL वाले हैं तो उसका मार्च में या तो अप्रैल 1st वीक में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। डेट अगर आ गया होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन हो जाएगा। नोटिफिकेशन के टाइम पे मैंने देखा था, नया डेट शायद आया हो। RBI ग्रेड भी, इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, मार्च में एग्ज़ाम इसका हो जाना है, तो 30-40 दिन हम इसका भी मान लेते हैं। CDS वालों का भी एग्ज़ाम हो जाता है, जस्ट कुछ ही 2-3 महीने में हो ही जाएगा। FCAT वाले हैं तो उसकी हमेशा जैसा ट्रेंड है वैसा चलता रहा है, फरवरी लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 25-30 दिन इसका भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 से 4 महीने, 3 महीने के अंदर में ही इतने सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्ज़ाम। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसमें कम से कम 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट कर ही रहे होंगे। CGL, CHSL जो भी हैं, एपकट होगा या EPFO होगा, 3-4 एग्ज़ाम तो टारगेट कर ही रहे होंगे। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आ, और इंग्लिश नहीं मतलब आता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि 2-4 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज होता है। तकरीबन 25% तो प्री में होता ही है, मेंस में भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। जैसे IB में है तो इसका मेंस एग्ज़ाम जो होता है रिटन, वो तो पूरा इंग्लिश ही है, इंग्लिश टेस्ट ही उसमें चेक की जाती है। EPFO है 20 मार्क्स का, यहाँ भी रहता है। ATC में भी अच्छे खासे इंग्लिश का पोर्शंस है, 20 मार्क्स का रहेगा। CGL में तो भाई मतलब इंग्लिश की मेंस में तो एक पेपर ही बनाया गया 200 मार्क्स का, है ना। प्री में 25 मार्क्स का तो होता ही है सॉरी 25 क्वेश्चन तो होते ही हैं। CHSL में भी तो है ही अच्छे खासा। RBI ग्रेड भी, यहाँ तो भाई भयंकर इंग्लिश है ना, बैंकिंग में बहुत भयंकर इंग्लिश पूछी जाती है। CDS है तो नो इंग्लिश मतलब नो डिफेंस, सिंपल सी बात है। अगर इंग्लिश अच्छी खासी नहीं है, बोलना अलग चीज़ है लेकिन नॉलेज होना बहुत अलग चीज़ है। अगर आपको इंग्लिश की ज़रा भी कॉम्प्रिहेंसन आप रीड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो बहुत डिफिकल्ट होता है डिफेंस में। CDS एपकट की बात कर रहा हूँ जी। एपकट में भी इंग्लिश तो आता ही है, 20-25 मार्क्स का इंग्लिश रहता ही है इसमें, लेकिन एपकट का इंग्लिश बहुत ही आसान होता है। हालांकि सबका आसान है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने जितने सारे आपको मैं एंटोसिनो दूंगा, वन वर्ड दूंगा, आइडियम्स दूंगा, ये सब इसी एग्ज़ाम के लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने उठाया। और जितने भी सारे एग्ज़ाम कमीशंस है उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है, और लिस्ट मतलब 400-500 की लिस्ट होती है, और उसी 400-500 में से वो बार बार रिपीट करता रहता है ना। 400-500 का सीनो हो गया, एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, ये सब लिस्ट रहती है और उसी में से रिपीट होता रहता है। ये सबके पास सारे सारे एग्जाम्स में की सेम, सारे एग्जाम का सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो, इस वॉकअप सीरीज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो।
ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं है, आप रैंडमली इधर उधर वीडियोस देखते रहिए। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे, बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो आपको इंग्लिश वोकेबलरी कंप्लीट करा रहा है। तो मैंने भी देखा है वहाँ पे बहुत सारा, लेकिन कहाँ से उसका क्या सोर्स है कुछ आता पता नहीं। कुछ भी रैंडम वर्ड कहीं से भी ले रहे हैं, उठा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, आपको पिक्चराइज मेमोरीज कराएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता दोस्त। जब तक आप पूरी पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। इंग्लिश में बहुत सारे वोकैब है, सीरियसली बताऊँ तो 5-6 लाख से भी ज़्यादा वर्ड है, लेकिन उतना किसी काम का नहीं है, किसी काम का है ही नहीं। बस आप 1500 से 2000 के बीच में मैं आपको पूरी सीरीज में लेकर आऊँगा जो पॉइंट टू पॉइंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ज़्यादा अंग्रेज़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा थोड़ा कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, जैसा एक सर कहते हैं, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनिम्स कंटिन्यू था, सिनोनिम्स पे ही हम आते हैं। ये पेज नंबर 2 है इस सिनोनिम्स CGL का। मैंने एक फर्स्ट वीडियो था उसमें सिनोनिम्स ही बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं 24 नंबर पे, 23 तक कंटिन्यू हो गया था, 24 नंबर पे है टेपिड। देखिए टेपिड ये एडजेक्टिव वर्ड है। टेपिड का मतलब होता है, आपको मैं हिंदी भी बताते चलूँगा क्योंकि जो हिंदी बेल्ट वाले होंगे उसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। चलिए टेपिड का मतलब होता है हल्का सा गुनगुना, थोड़ा थोड़ा गुनगुना। जैसे आप ठंडा, आपके यहाँ पे काफ़ी ठंड होगी तो आप पानी पीते होंगे, थोड़ा सा गुनगुना पीते होंगे, हल्का गर्म करके पीते होंगे, ठीक है। तो टेपिड, इसको याद कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा लिंक बताओ है ना, लिंक मैं बताता हूँ। लिंक बनाइए, आप लोग भी स्टोरी बनाइए, आप जैसे बना सकते बनाइए। देखिए टेपिड, टी से आप ध्यान रखिए, टेम्परेचर PID है, डी से डाउन, तो थोड़ा सा डाउन टेम्परेचर पे आप लोग पानी गर्म करके पीते होंगे। तो इसको मतलब स्टोरी बनाइए किसी तरह से, ऐसा नहीं मतलब मेरा ही, आप अपने से बनाइए लेके, तभी याद रहेगा। और इसका मीनिंग भी है, देखिए इसका सिनोनिम्स और मीनिंग दोनों सेम चीज़ होता है। स्लाइटली वार्म, ल्यूक वार्म, वार्म, ठीक है, ठीक है ना, आपको याद हो गया। टेपिड यानी कि टेम्परेचर, यानी डाउन टेम्परेचर पे थोड़ा सा गुनगुना पानी आप पीते होंगे हल्का करके, ठीक है। चलिए 25 नंबर पे ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब होता है नृशंस व्यवहार करना, एकदम कड़ा व्यवहार करना, काफ़ी एक्शन लेना। जैसे आप देखते होंगे कोई भी कोई भी आंदोलन हो रहा होता है तो पुलिस को ऑर्डर दी जाती है, काफ़ी उसको ब्रूटलाइज कर दिया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है, मतलब लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, पानी छिड़ जाती है, तो क्या होता है वो आंदोलन हिंसक हो जाता है। तो ब्रूटलाइज बहुत बुरे तरीके से, बुरे तरीके से उसको व्यवहार किया जाता है, उसको कूल बना दिया जाता है, वायलेंट बना दिया जाता है, ठीक है। इल ट्रीट मतलब इल मतलब आप जानते हैं बीमार होता है ना, तो बुरा व्यवहार करना है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कीजिए इसको। पिनाकल, ठीक है, पिनाकल, पिनाकल मतलब सक्सेसफुल पॉइंट, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल पॉइंट, जैसे काफ़ी ऊंची शिखर चोटी है ना, जैसे हिमालयन रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पिन से आप याद रखिए, पिन, अगर आप पिन को ऐसे खड़ा करेंगे तो देखते हैं आप, ये थोड़ा सा ऊपर में टॉप पॉइंट पे, अगर ये पेंसिल ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पेंसिल का टॉप पॉइंट देखिए, ये पिनाकल थोड़ा सा माउंटेन्स के इस तरह से, माउंटेन के टॉप पे कैसा रहता है उस तरीके से आप समझ लीजिए। तो पिनाकल, ठीक है। मस्ट सक्सेस पॉइंट, कल्मिनेशन, समिट, ठीक है, समिट, तो याद रखिएगा इसका सिनोनिम्स, समिट, कल्मिनेशन, मोस्ट सक्सेस पॉइंट, किसका, पिनाकल, ठीक है। गार्बल का मतलब होता है हिंदी में आपको बता रहा हूँ, छांटना, जी हाँ, छांटना या भ्रष्ट कर देना या कंफ्यूज कर देना, समझ रहे हैं, उस तरह से। गार्बलिंग करना, कंफ्यूजिंग, डिस्टॉर्टिंग वे में कंफ्यूज होना। जैसे कभी कभी हम कम्युनिकेशन दो दोस्तों के बीच में आपस में बातचीत कर रहे होते तो नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और बुदबुदाते रहते हैं, मतलब कन्फ्यूजन्स में, ठीक है, कन्फ्यूजन्स में कुछ क्रिएट करना, रिप्रोड्यूस करना, समझ रहे बात को, डिस्टॉर्टेड वे यानी कंफ्यूज्ड वे, ठीक है, उसको कहते हैं गार्बलिंग आपने वर्ड सुना होगा आई थिंक, अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो गार्बलिंग वगैरह आता रहता है कभी कभी। कॉन्वालिशंस, देखिए हाँ, एक वार्निंग आपको पहले देना था, भूल गया मैं। अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश ना मेरा है ना आपका है, ये फॉरेन कंट्री का लैंग्वेज है, तो हम सभी अलग अलग तरीके से इसका वेलकम करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथ का ना हो जाए इसलिए, तो आप समझ रहे हैं। तो आपका प्रोनाउंसिएशन अगर डिफरेंट होगा तो आप कीजिए, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं करना है कि हाँ ये यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, आपका मेरा मकसद है कि आपको डिलीवर करना जितने सारे वर्ड्स हैं वो वेब सीरीज में, ठीक है। चलिए कॉन्वालिशन, ठीक है, सीन मतलब दृश्य, हालात, कौन वाले
ठीक है। कॉन्वाले मतलब जो अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गई रहती है तो उसके बाद की जो उसमें धीरे धीरे सुधार आता है मेडिसिन लेने के बाद, तो उस सिचुएशन, उस सीन, उस को मोमेंट को कहते हैं कॉन्वालिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट रिकोपरेशन या रिकवर, देखते हैं ना बीमार किसी को अगर लंबी बीमारी हो गई रहती है, कोई गंभीर बीमारी रहती है, लेकिन काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे सुधार होने लगता है, तो उस है ना उस मोमेंट को या उस सिचुएशन को कॉन्वालिशन कहेंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर पे है इंसिपिड। देखिए, मैं वर्ड के साथ में ही इसकी जो वर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं या उसको मैंने लिख दिया है, जैसे कौन सा नाउन है, कौन सी एडजेक्टिव है, कौन सी वर्ब है, मैंने ये सब लिख दिया है। ध्यान रखना हो तो ध्यान रखिए। ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे कि किसी एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट में यही सब वर्ड फिल करना होता है। जैसे क्लोज टेस्ट में 4-5 सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस का कुछ कैरेक्टर्स अलग होता है। जैसे कोई वर्ड नाउन के साथ नाउन मैच करके वहाँ पे फिल करना रहेगा, कोई एडजेक्टिव रहता है तो उसके साथ एडजेक्टिव वर्ड फिल करना। इस तरीके से को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये सब डाल दिया है, ताकि आपको हाँ कुछ छूट गया हो तो आप डाल लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा था, बताया था इंसिपिड। देखिए, इंसिपिड का मतलब होता है, मतलब नीरस, समझ रहे हैं? नीरस मतलब एकदम उबाऊ कह सकते हैं, उबाऊ पकाऊ, एकदम नीरस है, समझ रहे हैं ना? इनसिपिड, नीरस, एकदम उबाऊ, इस तरीके का वर्ड है ये। लैकिंग फ्लेवर्स, वीक और टेस्टलेस, एकदम उबाऊ, है ना? जैसे कोई खाना ही बनाते हैं जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है, नमक कम पड़ गया, हल्दी कम पड़ गया, मसाला कम हो गया, तो है ना उसको इंसिपिड कहते हैं। ठीक है, इंसिपिड याद रखिएगा, मतलब ब्लैंड हो गया, है ना? वो खाना ही ब्लैंड हो गया, समझ रहे? चलिए, पोरस। पोरस का मतलब होता है, इसको हिंदी में, मैं हिंदी भी बताते चलता हूँ। पोरस का मतलब होता है छेददार, मतलब छिद्रयुक्त। जैसे आप देखते होंगे, आप लोग घर बनाते होंगे तो आपके कमरे में मतलब एक छोटा सा रोशनदान होता होगा, मतलब हवा का एग्जिट होने के लिए या एंट्री करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक रोशनदान बनाते हैं, उसको कहते हैं पोरस, है ना? और उसमें उस रोशनदान में भी एक जाली नुमा कुछ लेयर लगाते हैं, ताकि बाहर से कोई कीड़े मकोड़े या कोई चिड़िया जानवर, कोई चिड़िया कीड़े मकोड़े अंदर एंट्री न कर पाए, तो उसको पोरस कहते हैं। ठीक है, छिद्रयुक्त, परमिएबल, हवा की एंट्री हो सके, एग्जिट हो सके, इस तरीके के, उसको कहते हैं पोरस। ठीक है, पोरस, परमिएबल, देख रहे? परमिएबल, पोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना। एमिकेबल मतलब दोस्ताना, काफ़ी मैत्रीपूर्ण, आपके कई सारे दोस्त होंगे काफ़ी, है ना? तो वो एमिकेबल जोन है आपका। अगर आप काफ़ी घुलने मिलने वाले लोग होंगे तो काफ़ी आपका एमिकेबल जोन होगा। एमिकेबल, ठीक है। केबल मतलब आप समझ लीजिए कनेक्शन। केबल मतलब होता है ना वायरिंग कनेक्शन होगा, अपना वाईफाई लगा होगा तो कनेक्शन, वन होम टू अदर होम, है ना? एक घर से दूसरे घर पे कनेक्शन। तो उसी तरीके से आप लोगों का दोस्त वाला कनेक्शन, उसको आप ध्यान रखिए। मैंने स्टोरी कैसे कनेक्ट कर दिया, मैंने कैसे लिंक कर दिया कि केबल, यहाँ पे देखिए कि केबल कैसे कनेक्ट करता है, तो वैसे ही आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों का कनेक्शन होगा दोस्तों के बीच में, उसको एनिमी केबल कहते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर पे आते हैं, पर यूज़। ठीक है, पेरूज पढ़िए, हाँ पेरूज, ठीक है, पेरूज। मतलब काफ़ी ध्यान देकर पढ़ना, काफ़ी गहराई से पढ़ना, चिंतन से पढ़ना, है ना? बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना, पेरूज। ठीक है, पेरूज मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं यूज आपको करना है, इसलिए आप उसको बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, जैसे यही आपको वोकेब सीरीज दी जा रही है। अगर आप इसको पेरूज नहीं करेंगे तो शायद मे बी आपको थोड़ा सा एग्जाम में डिफिकल्टी हो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? और गलत टिक आंसर कर देंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, इसलिए आप इसको पेरूज कीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, एग्जामिन करके पढ़िए, एनालिसिस करते हुए पढ़िए। चलिए 33 नंबर पे आते हैं, इम्प्रीवियस। ठीक है, क्या है इम्प्रीवियस? इम्प्रीवियस मतलब हो गया, मतलब अभेद हो गया। ठीक है, अभेद हो गया, जैसे जिसको जीता जाना जा सके। जैसे आप देखें, महाभारत देखे होंगे तो उसमें कितने द्वार होता है? 7 द्वार होता है ना, जिसमें 6 अभिमन्यु उसको पार कर जाता है, 7वां में शायद उसको जानकारी नहीं दी गई होती है, नॉलेज नहीं दिया गया होता है किसी कारणवश, तो उसको नहीं पार कर पाता है, तो 7वां द्वार को क्या कहेंगे? इम्प्रीवियस, समझ रहे? इम्प्रीवियस। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसको पार ना किया जा सके, अभेद हो, अजय हो, समझ रहे बात को? जी हाँ, मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके का है। और 34 नंबर पे है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, ठीक है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब त्रुटिहीन, इसको कह सकते हैं हिंदी में त्रुटिहीन, है ना, निर्दोष। इम्पेकेबल, निर्दोष, फॉल्टलेस। जैसे जैसे क्या हुआ, जेएनयू वायलेंस हुआ जिसमें कन्हैया को दोषी पाया गया, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसको मतलब सपोर्ट कर रही थी कि नहीं इसमें कोई दोष नहीं है ना, इम्पेकेबल साबित कर रही थी, नहीं ये फॉल्टलेस है, कन्हैया में कोई दोष नहीं है, ये फ्लॉलेस है, इस तरीके का। जैसे केजरीवाल का ही बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने कहा था पहले कि नहीं उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी कैसे यू टर्न पलटी मारा इलेक्शन के टाइम पे कि नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कुछ कमेंट वमेंट नहीं होना चाहिए इस पर। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल स्टोरी बता रहा हूँ कि ये वर्ड कैसे याद रखना है, ठीक है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, ठीक है, इम्पेकेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली, ठीक है, 35 नंबर पे इवेंचुअली। इवेंचुअली में देखिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अंततः, आखिरकार, आखिरकार। अभी देखे होंगे आपने दिल्ली में वायलेंस कैसे हुआ है ना, फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ शरारती गुंडे तत्व एलिमेंट घुस गए थे और फार्मर को बदनाम कर दिया गया। तो अंततः इवेंचुअली, इवेंचुअली फ़ायदा किसका हुआ, इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ है, ठीक है ना, फाइनली एट द एंड किसका हुआ, फार्मरों का नुकसान हुआ है ना। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही हो गया इसमें और उसको ब्रूटलाइज करने के मौके मिल गए ठीक है ना। तो ये बिना प्रॉपर प्लानिंग का ये सब हुआ था, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो इस तरीके का इवेंचुअली मतलब अंततः, ठीक है। इवेंट, इवेंट अली है ना, इवेंट अली, देखिए तो याद रखिएगा एट द एंड किसका फ़ायदा हुआ, कुछ इवेंचुअली किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। परसिस्ट, देखिए ये है 36 नंबर पर परसिस्ट। परसिस्ट मतलब क्या हो गया, परसिस्ट मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, परसिस्ट मतलब बच जाना, है ना, बचना, एकदम बचना होता है। जैसे अभी फार्मर ने प्रोटेस्ट के लिए, मतलब इतनी सारे वायलेंस होने के बाद भी कुछ संगठन हैं वो अभी जिद पे रहे, नहीं मतलब हम जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, मतलब परसिस्ट है, एकदम इंसिस्ट है। परसिवरेट, देख रहे, परसिवरेट, परसिवरेट, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस, मतलब उसका जो भी एक्शंस था, जो भी पहले से कर रहा था 2-3 महीने से, वो अभी भी उस पर जिद पे अड़े हुए हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस नेता है किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का, राकेश टिकैत जी, जो गाजीपुर बॉर्डर में देखें आप अभी भी डटे हुए हैं, मतलब काफ़ी इमोशनल होकर डटे हुए हैं। तो परसिस्ट है एकदम, काफ़ी अपने आंदोलन को लेके काफ़ी परसिस्ट है, अपनी मांगों को लेके, ठीक है। तो इस तरह से याद कीजिए भर भैया, ठीक है। चलिए, पेकुलियर, 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 पेकुलियर को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब अजीब, अजीबोगरीब, बहुत ही अजीबोगरीब, समझ रहे, स्ट्रेंज, डिफरेंट टू नॉर्मल्स। आप देखते होंगे कुछ मतलब टिकटॉक ही आया था तो बहुत ही अजीबोगरीब के लोग इस पे वीडियो क्रिएट कर रहे थे, है ना। शायद इस पे मोदी जी की नज़र पड़ गई हो, उसने बैन ही कर दिया, है ना। लोग क्या कर रहे थे, अच्छे खासे लोग अच्छे खासे करके, है ना, कालाकारी के नाम पे कुछ भी किया जा रहे थे, साड़ियाँ पहन के, नाक में कुछ भी लगा के, मतलब अजीब ही तरीके का कुछ भी, एक कला के नाम पे कुछ भी कर रहे थे वो। तो पेकुलियर, स्ट्रेंज, डिफरेंट टू नॉर्मल्स, ठीक है। भाई आप लोगों में से कोई भी टिकटॉकर होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, ठीक है। मतलब वर्ड को जो भी मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा मकसद यही होगा कि आपको वर्ड से स्टोरी को लिंक करना है। पेकुलियर, समझ रहे, पेकुलियर, पेकुलियर। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या है, टीनेट। टीनेट मतलब होता है, मतलब एक प्रथा, चाहे प्रथा वो बुरी हो या अच्छी हो, डजंट मैटर। आप देखते होंगे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ, जो प्रथा थी, सती प्रथा, है ना, बाल विवाह, इस तरह की बहुत सारी प्रथा थी जो बहुत बुराई गहराई तक फैली थी। उसको कैसे समाज सुधारक ने उसको धीरे धीरे ख़त्म करके किया, वन बाई वन करके। तो टीनेट, बिलीफ, वोट, डॉक्ट्राइन, हमने देखा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा होगा, है ना, लॉर्ड डलहौजी का, मतलब व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसको नहीं कहते हैं। कई सारे मतलब एरिया को, जोन को मतलब मिला दिया जाता था, अगर उसके राजा या कोई उसकी जो भी ये स्टोरी है मर जाता था तो बहुत सारे मिला दिया जाता है या उसको हड़प लिया जाता था, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते थे, मतलब प्रथा, ठीक है। तो ऐसी प्रथा थी, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनाया गया था। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, मैंने जैसे स्टोरी क्रिएट किया आपको याद बताने के लिए। तो टीनेट, समझ रहे हैं, टीनेट। चलिए अगला देखते हैं, रिपील, 39। रिपील मतलब उसको भंग करना,
है ना, रिवोक करना। जैसे अभी कुछ लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसको भंग किया जाए, रिपील किया जाए। किसान आंदोलन है, उसको बहुत हाईवे पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, आसपास के गांव वाले को प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो उसको रिपील की जाए, समझ रहे हैं, उसको भंग किया जाए, रिवोक किया जाए, एनल किया जाए, कैंसिलेशन किया जाए, देख रहे हैं। रिपील याद रखिएगा, ये सब रिपील करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे आते हैं। ओडियस। ओडियस मतलब आपको हिंदी बता रहा हूँ, घिनौना, ठीक है। ओडियस मतलब क्या होता है, घिनौना, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, हेटफुल, रिपल्सिव, हेटफुल। देख रहे होंगे आपने, जो भी बहुत ही धार्मिक झंडे फहरा कर काफ़ी उसने गलत काम किया, बहुत ही गंदे तरीके का काम था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। झंडे झंडे वायलेंस अलग चीज़ें हैं, लेकिन झंडे का अपमान करना बहुत ही ओडियस वक्त था, मतलब काफ़ी हेटफुल वक्त था ये, ठीक है। ओडियस, ओ डी एस, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ओडियस वक्त था। मैं जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप इसको लिखते चलिएगा, या तो आप क्या कीजिए, देखिए वर्ड मीनिंग याद करने के मैं तरीके बता रहा हूँ, जैसा मैं करता था एक टाइम पे। एक A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके का A4 साइज़ का पेपर लिए, और पेन से और बड़े स्केल से आप उसको एक ब्लॉक बना लीजिएगा, मतलब इस तरह का ब्लॉक बना लीजिएगा। और ब्लॉक बनाने के बाद जैसे जैसे कोई नया वर्ड होगा आपके लिए, तो मान लीजिए जैसे आपके लिए ओडियस एक नया वर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओडियस, ठीक है। नया वर्ड दूसरा आया तो इसमें लिख सकते हैं। मैंने 100-150 पेज 1-2 साल पहले किया, 2 साल पहले कर लिया था, लेकिन अभी मेरे पास अभी 20-25 बचे हुए हैं। काफ़ी हमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। देखिए आप देख रहे होंगे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं। जहाँ जहाँ से मुझे नए नए वर्ड मिलता था उस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, बार बार रिवाइज करें। आप गाँव में देखते होंगे कुछ लोगों की आदत होती है, जो धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, उन्हें एक सादा पेपर पे राम 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 लिखता रहेगा, है ना। इस तरीके के बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, या कुछ लोगों की ये भी हैबिट होती है, जो भी अपना उनका गुरु है उनका नाम लिखते रहते हैं। तो इस तरीके का ऐसा होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश सीखनी है, काफ़ी अच्छे से सीखनी है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप जैसे भी करते हैं कीजिए, लेकिन मेरी राय है कि करना चाहिए आपको। चलिए हम ओडीएस पे हाँ आगे बढ़ते हैं। अबेंडन, देखिए यम को मैंने कैंसिल कर दिया, काट दिया है, यम गलत हो गया था बाई मिस्टेक, तो यन है, ठीक है, तो इसको यम नहीं पड़िएगा। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, है ना। मतलब जैसे अभी देखिए क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट में कई सारे यूनियन था, है ना, यूनाइट था। लेकिन जैसे ये दंगा हुआ तो इसमें 2-3 आंदोलन, जो यूनियन था उसने कहा कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ छोड़ के, तो उसने सीज टू सपोर्ट करना छोड़ दिया, ठीक है। सीज टू सपोर्ट उसने छोड़ दिया, बीच में से ही रास्ता वो निकल गया अपना। तो उसको कहते हैं अबेंडन, छोड़ देना, अबेंडन, बैन कर देना, खुद के सपोर्ट से बैन कर देना, अपनी विचारधारा को बैन कर देना उसके सामने, उसके पास, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से, बैन डन, अबेंडन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्निश, गार्निश मतलब होता है सजाना। तो आप देखिए निश से डिश, मतलब इसको ऐड कर दीजिए, निश से डिश का लिंक कीजिए। डिश मतलब भोजन, भोजन का प्लेट, है ना, भोजन वाले जो प्लेट होता है, डिश खाना का।
समझ रहे? कड़ी निंदा करते हैं, कानूनी कार्रवाई करने के बजाय हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, समझ रहे? तो ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्यूजेशंस, आरोप लगाना, आरोपित करना, निंदा करना, रैंट, देख रहे? इस तरीके से ये वर्ड है, आप देखिए। तो आपको याद करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको सीखने को मिला है। जैसे देखिए ओडीएस बताया, मतलब काफ़ी घिनौना, रिपील बताया, टीनेट बताया, पेकुलियर बताया आपको, परसिस्ट किया, इवेंचुअली, इम्पिकेबल, इम्प्रीवियस, पेरूस, पेरूस हैं, एमिकेबल्स हैं, पोरस हैं, इंसिपिड, कॉन्वालिशंस, गार्बल्स, पिनाकल, ब्रूटलाइज, एपिड, इस तरीके का वर्ड है जो आप ध्यान रखिए। लिखना हो तो लिख सकते हैं, तो पीडीएफ कुछ दिनों में मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लास्ट में एक कोर्स है जो हर दिन मैं एक ही चीज़ दूँगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना तो देखो, एक सेंटेंस है, आप हमेशा दिमाग में रख लो, एक छोटा सा पेपर पे लिख के सामने जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे चिपका लो। जान लगा तो या तो जान लगा। अगर आपको किसी चीज़ की चाहत है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं तो उसमें पूरी जान लगा लो, सीरियसली बता रहा हूँ, पूरी जान लगा दो, नहीं तो जाने दो, टाइम वेस्ट मत करो, सीरियसली, ठीक है? दूसरा है ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। आपके सपने काम नहीं करेंगे जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे। आपको जितना दिया जा रहा है आप उतना कीजिए। इंग्लिश तो गारंटी ही ले रहा हूँ कि हो जाएगा। और हाँ, लोग गाइस आपको बता रहा हूँ, अगर आपको करंट अफेयर वगैरह जिसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और दूसरी बात कि जिसको इसको पीडीएफ में चाहिए तो कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। बहुत ही मिनिमम कोर्स, मैंने पूरी कोर्स डिज़ाइन किया है, अभी उस पर काम चल रही है, तो आपको बता दी जाएगी। जिसको जिसको चाहिए कमेंट कीजिएगा, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइए, ताकि मैं थोड़ा बहुत जो भी कोशिश करूँगा हेल्प करने का कर सकूँ। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।